हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अक्टूबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा प्रत्येक महीने की प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन की शॉर्ट नोट्स को आप सभी के साथ डिस्कस किया जाता है। तो इसी कड़ी के रूप में हम लोग आज अक्टूबर 2024 यानी कि वर्ष 2024 के अक्टूबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यह काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोग इसे काफी गंभीरता पूर्वक इसे सुने। आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला है 3 नए वेटलैंड ऐड किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे 3 नए वेटलैंड को ऐड किया गया है और इसी के साथ भारत में वेटलैंड की कुल संख्या 85 हो गई है। ठीक है, जिन 3 नए वेटलैंड को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है उनमें काजुवेली पक्षी अभयारण्य, नांजारण्य पक्षी अभयारण्य और तवा जलाशय है। काजुवेली और नांजारायन जो है वह तमिलनाडु में स्थित है और तवा जलाशय जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये 3 नए वेटलैंड है जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या हो गया है 85। अगर सबसे ज़्यादा संख्या देखा जाए कि किस राज्य में है तो तमिलनाडु में सर्वाधिक वेटलैंड रामसर स्थल की सूची में शामिल हो चुके हैं। तमिलनाडु में संख्या कुल है 18 और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, वहां पे संख्या है 10। अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में टोटल 3 रामसर स्थल है। ठीक है, हाल ही में नागी और नकटी को भी ऐड किया गया है और उसके पहले कांवर झील था। तो आप लोग बिहार का भी याद रखेंगे, बिहार में टोटल 3 है। कुल वेटलैंड एरिया अगर देखा जाए, चूंकि अब 85 स्थल रामसर सूची में शामिल हो चुके हैं, तो कुल अगर एरिया देखा जाए कि भारत में वर्तमान समय में कुल वेटलैंड एरिया कितना है, तो वेटलैंड एरिया है 13,58,068 हेक्टेयर। ठीक है, रामसर संधि 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुई थी और भारत इसमें 1982 ईस्वी में शामिल हुआ था। ठीक है, तो यह हो गया 3 नए वेटलैंड को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो उसके बारे में इसे आप लोग जरूर याद रखिए, इन तीनों का नाम और कहां स्थित है। ठीक है, काजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है, नांजारायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है और तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला और एक काफी महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित है। आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण है, एससी एसटी का जो आरक्षण है एससी का, उसमें उप वर्गीकरण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला 7 सदस्यीय पीठ के द्वारा दी गई है। इस पीठ की अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा की गई है। ठीक है, अब आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर यह फैसला क्या है और फैसला के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण चीजों को जानना है जहां से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ के द्वारा, उसमें कहा गया है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण लागू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि आप देखेंगे कि इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण के अंदर आरक्षण का मामला अगर लागू होता है तो यह समानता के सिद्धांत के विरोधी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व दिए गए निर्णय को पलटते हुए हाल ही में जजमेंट दिया, हाल ही में एक निर्णय दिया है जिसमें कहा है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, कोटा के अंदर कोटा लागू की जानी चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर है कि हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ के द्वारा यह फैसला दिया गया है। 7 सदस्यीय पीठ में 6 सदस्य ऐसे थे, यानी कि 6 जस्टिस न्यायाधीश ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ, आरक्षण के अंदर आरक्षण यानी कि कोटा के अंदर कोटा या आरक्षण के अंदर उप वर्गीकरण किया जाना चाहिए। लेकिन एक ऐसे भी जस्टिस है जिन्होंने इसका विरोध किया और उनका नाम है बेला एम त्रिवेदी। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। 7 सदस्यीय न्यायिक पीठ ने फैसला दिया, 7 में से 6 ने इस निर्णय का समर्थन किया, लेकिन एक ने इस निर्णय से असहमति जताई। उनका नाम है न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी। ठीक है, तो यह सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण से संबंधित फैसला है, काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि देखेंगे कि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि अभी भारत सरकार आरक्षण में उप वर्गीकरण संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगी। ठीक है, इसको लेकर भी काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, तो केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में काफी स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
अगला है NIRF रैंकिंग 2024। NIRF रैंकिंग 2024, इसमें अगर आप देखेंगे ओवरऑल श्रेणी में, अगर आप देखेंगे ओवरऑल श्रेणी में, तो फर्स्ट रैंक पर IIT मद्रास है और दूसरा रैंक पे है IISc बेंगलोर, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक पे IIT मद्रास और सेकंड रैंक पे IISc बेंगलोर। अगर विश्वविद्यालय श्रेणी में आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय श्रेणी में पहले स्थान पर IISc बेंगलुरु है। कॉलेज श्रेणी में आप देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज नंबर 1 पे है और इंजीनियरिंग श्रेणी में आप देखेंगे तो IIT मद्रास नंबर 1 पे है। इसी प्रकार से आप मेडिकल में देखेंगे तो एम्स दिल्ली का नंबर 1 पे है। ये सारे महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। बाकी कई सारे सेक्टर में, चाहे वह मेडिकल हो या फिर प्रबंधन हो, मैनेजमेंट हो, तो इन सभी सेक्शन में भी उसे रिलीज किया गया है, लेकिन इतना काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अगर आप लोग नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो YouTube चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें @ISPC सेंटर। वहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित विभिन्न मटेरियल गाइडलाइंस आपको निःशुल्क प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स का जो PDF है वह जनवरी 2024 से लेकर जब तक प्रीलिम्स कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं, यानी कि अगले महीने तक, अभी अक्टूबर का चल रहा है तो अगले महीने नवंबर का प्रतियोगिता दर्पण आ जाएगा, तो उस समय तक यानी कि जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स का PDF आप सभी को 99 रुपये में अवेलेबल कराया जा रहा है। अगर आपने परचेज नहीं किया है तो इसके लिए आप लोग 9870564701 इस नंबर पे आप लोग पेमेंट करें। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप सेंड कर दें, ठीक है। आपको नोट्स थोड़ी देर में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। या जो प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स होगा वह जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक का आपको अवेलेबल कराया जा रहा है RS 99 रुपये में। तो आप लोग इसे जरूर परचेज कर लें। जो नोट्स आपको दिया जाएगा उस नोट्स का आप लोग प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो हमारे वीडियोज डिस्कस किए गए हैं उस वीडियोज को आप लोग देखें और जो भी महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस किया गया है उसे आप लोग नोट्स पे ही कहीं बगल जो साइड स्पेस रहता है वहां पे आप लोग लिख लें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग काम करें। तो अगर आपको नोट्स परचेज करना हो तो इतना नंबर पर पेमेंट करके आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। एक काफी महत्वपूर्ण स्कीम झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की गई? तो अगस्त 2024 में इसे लॉन्च किया गया है। इस स्कीम की खासियत है यह महिला सशक्तिकरण से काफी संबंधित है। 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रति माह प्रदान की जाएगी। लाभार्थी की शर्त है कि पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी कि वैसी महिलाएं, वैसी लड़कियां जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है वे सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रति महीने 1 लाख रुपये का आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकती हैं। उनकी उम्र 21 से 50 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना काफी अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लें। देखिए अभी जो लास्ट 2-3 महीने का जो मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण का काफी महत्वपूर्ण है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। स्पेशली आप देखेंगे कि जून के बाद से जो भी महीने का PD डिस्कस किया गया है आप लोग उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, क्योंकि अमूमन होता है कि जब प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है तो उसके 3-4 महीने पहले से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं करंट रिलेटेड, ठीक है। आपको जनवरी से कंप्लीट करना है, लेकिन जून के बाद का PD जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है, हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर व हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई, लेकिन इसके मद्देनजर आपको यह जानना आवश्यक है कि वहां पर सीटों की कुल संख्या कितनी है, क्योंकि यह हाईलाइट में रह चुका है, ठीक है। तो अगर हरियाणा में देखेंगे तो हरियाणा में सीटों की कुल संख्या 90 है। जम्मू कश्मीर की सीटों की कुल संख्या काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर जब पुनर्गठन किया गया जम्मू कश्मीर का उसके बाद वहां पे परिसीमन किया गया
गया है और परिसीमन के बाद विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव किया गया और बढ़ोतरी की गई है संख्या में। तो जम्मू कश्मीर का विधानसभा सीटों की संख्या काफी महत्वपूर्ण है। हरियाणा में सीटों की कुल संख्या 90 है, लेकिन जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में सीटों की कुल संख्या 114 हो गई है। इन 114 सीटों में 43 सीटें जम्मू में है, 47 सीटें कश्मीर में है, 3 सीटें ऐसे हैं जो उपराज्यपाल के द्वारा मनोनयन के जरिए भरी जाएगी। ये जो 3 सीटें भरी जाएगी उनमें से 2 सीटें कश्मीरी प्रवासी के लिए आरक्षित होंगे और 1 सीट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से विस्थापित नागरिकों का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। और बाकी जो 24 सीटें बची वह पीओके में स्थित है। तो अभी यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन आरक्षित रखा गया भविष्य के लिए कि अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर का एरिया है उसे भारत के हिस्से में अगर मिला लिया जाता है तो 24 सीटें उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कुल मिलाकर जम्मू में सीटों की कुल संख्या 114 है। आप लोग याद रखेंगे 43 सीटें जो है जम्मू में, 47 सीटें कश्मीर में और इसके अलावा 24 सीटें पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और 3 सीटें जो है वह मनोनीत उपराज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे, जिनमें से 2 सीटें कश्मीरी प्रवासी का प्रतिनिधित्व करेगी और 1 सीट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर का। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सिर्फ 90 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, यानी कि जम्मू का 43 सीट और कश्मीर का 47 सीट, इन्हीं 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बाकी 3 तो मनोनयन के जरिए फुलफिल की जाएगी तो उसको चुनाव की आवश्यकता है नहीं। और ये जो 24 सीटें अभी हमने बताया कि वह पीओके में स्थित है, तो व्यवहारिक रूप से अभी संभव नहीं है कि इस पे इलेक्शन हो या भविष्य के लिए आरक्षित रखा गया है, ठीक है। तो इन्हीं 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तो जम्मू में भी 90 सीटों पर चुनाव हो गए और हरियाणा में भी 90 सीटों पर, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है EOS 08 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। EOS का पूरा नाम है अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है उसे मैं अभी डिस्कस करूंगा। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट इसे SSLV D3 के जरिए प्रक्षेपित किया गया है। SSLV D3 काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वदेशी प्रक्षेपण यान है। अभी तक आप देखेंगे कि इसरो के पास उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए 2 महत्वपूर्ण यान थे, एक तो GSLV और दूसरा PSLV, लेकिन हाल ही में तीसरा छोटे रॉकेट SSLV का विकास किया गया है इसरो के द्वारा। तो इसीलिए हमने बताया कि यह काफी महत्वपूर्ण है। स्वदेशी प्रक्षेपण यान SSLV के जरिए इसे प्रक्षेपित किया गया है EOS 08 का। EOS का मतलब अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है हाल ही में कैबिनेट के द्वारा कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है बायो E3 स्कीम, ठीक है। बायो E3 इसे जानना आवश्यक है। बायो मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। E3 का मतलब इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यह हो गया बायो E3 का पूरा नाम। इस स्कीम को हाल ही में मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वह शोध व नवाचार को, रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए पर्यावरण अनुकूल विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देना बायो E3 स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक के विकास के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के लिए अभी कोई स्पेसिफिक वैसी स्कीम नहीं है जो हमारे विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा दे, तेजी प्रदान करे। तो उसके लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल के द्वारा बायो E3 स्कीम को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला है लद्दाख में 5 नए जिले की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा लद्दाख में 5 नए जिले की घोषणा की गई है। जिन 5 नए जिलों की घोषणा की गई है उनमें जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग, ये 5 जिले हैं जो बनाने की घोषणा की गई है। पूर्व में लद्दाख में 2 जिले थे, लेह और कारगिल, ठीक है। तो पूर्व में 2 जिले थे, लेह और कारगिल। अब 5 नए जिले जोड़े गए तो टोटल जिलों की कुल संख्या हो गया है 7। तो 7 जिले कौन कौन हो गए? पहले से लेह और कारगिल था। 5 नए जिलों में जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। तो टोटल जिलों की कुल संख्या लद्दाख में हो गई है 7। 17वां दिव्य कला मेला। 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है छत्तीसगढ़, रायपुर में, ठीक है। तो याद रखेंगे 17वां दिव्य कला मेला छत्तीसगढ़ में। अगला है प्रधानमंत्री की पोलैंड व यूक्रेन दौरा, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री की पोलैंड और यूक्रेन दौरा हुआ है 21 से 23 अगस्त के बीच में। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ऐसी चीजें हैं जिसे जानना आपके लिए काफी आवश्यक है।
पोलैंड एंड यूक्रेन यात्रा। पहले हम लोग पोलैंड के बारे में देख लेते हैं, फिर यूक्रेन के बारे में जानकारी देखेंगे। पोलैंड की राजधानी कहाँ पर है? वार्सा पोलैंड की राजधानी है, विस्तुला नदी के किनारे। 45 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यहाँ पर पोलैंड यात्रा हुई है, यानी कि 45 वर्षों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड गए हैं। इसके पूर्व नरेंद्र मोदी के पूर्व मोरारजी देसाई 1979 ईस्वी में पोलैंड की यात्रा कर चुके हैं, और इसके बाद 2024 में, यानी कि 1979 ईस्वी में मोरारजी देसाई की यात्रा के पश्चात 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पोलैंड दौरा किया गया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, नरेंद्र मोदी ने वहां पर गुड साम्राज स्क्वायर का अवलोकन किया है। अब सवाल है कि गुड महाराज स्क्वायर क्या है? गुजरात के जामनगर के महाराज दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा की स्मृति में गुड महाराज स्क्वायर को स्थापित किया गया है। इन्हें पोलैंड में गुड महाराजा के रूप में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान इन्होंने लगभग 1000 अनाथ यहूदी बच्चों को साइबेरिया से लाकर अपने यहाँ राज्य में शरण प्रदान की थी। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आइए, पोलैंड के साथ साथ यूक्रेन दौरा भी हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है? कीव। पोलैंड की राजधानी थी वार्सा और यूक्रेन की राजधानी है कीव में। भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यूक्रेन दौरा हुआ है। अभी तक के इतिहास में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का दौरा नहीं किया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यूक्रेन दौरा है, इसीलिए यूक्रेन दौरा काफी महत्वपूर्ण है। यूक्रेन राष्ट्रपति निवास का नाम है मरियंस्की पैलेस, और वहीं पर यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की वार्ता हुई। ओएसिस ऑफ पीस वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखेंगे कि यूक्रेन में महात्मा गांधी की जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसे ओएसिस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहाँ पर यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा यूक्रेन को 4 आपातकालीन पोर्टेबल अस्पताल भीष्म सौंपा गया। भीष्म का पूरा नाम क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिट ई मैत्री। ठीक है, तो भीष्म का पूरा नाम याद रखेंगे। यूक्रेन को हमने 4 आपातकालीन पोर्टेबल अस्पताल भीष्म सौंपा है। ठीक है, भीष्म का पूरा नाम है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिट मैत्री। अगला है, राष्ट्रपति की फिजी, न्यूजीलैंड व तिमोर लेस्ते की यात्रा हुई है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि फिजी और तिमोर लेस्ते ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतीय राष्ट्रपति को प्रदान किया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा संपन्न हुई 5 से 10 अगस्त के बीच में। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुवा फिजी की राजधानी है, और नाडी यहाँ का प्रमुख शहर है। यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रपति जब गए फिजी में तो नाडी शहर में वो वहाँ पर उतरे थे और वहीं पर उनकी अगवानी की गई थी फिजी के द्वारा। ठीक है, तो नाडी, हाल ही में सवाल पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा नाडी शहर निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो आप क्या बताएंगे? फिजी में। ठीक है, फिजी की राजधानी है सुवा। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। तिमोर लेस्ते दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है और तिमोर लेस्ते की राजधानी है दिल्ली। तिमोर लेस्ते का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, इससे भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। तो इस दृष्टिकोण से फिजी और तिमोर लेस्ते की भी यात्रा काफी ज्यादा फायदेमंद रही है भारत के लिए, कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी और कई सारे इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी। अगला है थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री, तो पेंटागटान सिनावात्रा थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी, और इसके लिए एक और काफी महत्वपूर्ण है कि सबसे युवा प्रधानमंत्री मात्र 38 साल की हैं। ठीक है, पेंटागटाना सिनावात्रा ये 38 वर्ष की है और यह सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है थाईलैंड की, तो महत्वपूर्ण है। वियतनाम के प्रधानमंत्री की भारत दौरा। ठीक है, वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फाम मिन्ह चिन्ह। ठीक है, फाम मिन्ह चिन्ह वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। इनका भारत दौरा संपन्न हुआ। इस दौरान भारत ने वियतनाम को $30 करोड़ ऋण की सहमति प्रदान की। यानी कि भारत, पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश को $30 करोड़ की ऋण की सहमति या मंजूरी प्रदान की है? तो आप क्या बताएंगे? वियतनाम। वियतनाम ने CDRA में शामिल होने की सहमति प्रदान की है। ठीक है, CDRA का फुल फॉर्म जानना आपको आवश्यक है। कोलिजन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है वियतनाम के प्रधानमंत्री का भारत दौरा।
हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट के पश्चात नई अंतरिम सरकार में प्रधान सलाहकार किसे बनाया गया है? बताइए, आप लोग जानते होंगे, बहुत हाईलाइटेड रहा है यह बांग्लादेश में तख्ता पलट का न्यूज। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद नई अंतरिम सरकार में प्रधान सलाहकार मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। ठीक है, अगला है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का तीसरा समिट वर्चुअली आयोजित किया गया है भारत की मेजबानी में। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ थर्ड समिट इसका संपन्न हुआ है भारत की मेजबानी में, वर्चुअली रूप से संपन्न किया गया। ठीक है, इसका थीम क्या था? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ थर्ड समिट का थीम क्या था? एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ थर्ड समिट का थीम है। इसमें 123 देश शामिल हुए। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस सम्मेलन में वैश्विक विकास समझौता के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया। वैश्विक विकास समझौता, जिसे इंग्लिश में ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट के रूप में जाना जाता है। अब ये क्यों दिया गया सुझाव? चूंकि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, देखेंगे कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान एवं चीन को इनविटेशन नहीं दिया गया था। ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में बेसिकली चाइना का जो प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है, चाइना के प्रतिनिधित्व को काउंटर करने के लिए जो इकोनॉमिक लाभ पहुंचा रहा है कई सारे देश को, और जो उसका कर्ज की जो पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा वैश्विक विकास समझौते का प्रस्ताव प्रदान किया गया है। ठीक है, इसमें जरूरतमंद देशों को ऋण उपलब्ध कराने की बात की गई है। इसके अलावा भारत ने $35 लाख की प्रारंभिक मदद की इसके अंतर्गत घोषणा की है। ठीक है, तो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट जरूरतमंद देशों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, और भारत ने इसमें $35 लाख की प्रारंभिक मदद की घोषणा की है। तो काफी महत्वपूर्ण है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट थर्ड समिट से संबंधित है। भारत व जापान के बीच हाल ही में 2+2 वार्ता संपन्न हुआ, नई दिल्ली में संपन्न हुआ है भारत व जापान के बीच 2+2 वार्ता। ठीक है, आप देखेंगे कि भारत का कई देशों के साथ 2+2 वार्ता चल रहा है, जिनमें क्वाड के सारे देश हैं, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, प्लस में रशिया के साथ भी 2+2 वार्ता प्रारंभ की गई है, और इस वर्ष ब्राजील के साथ भी शुरू हुआ है। ठीक है, तीसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा, तीसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई के द्वारा की गई है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि रेपो रेट वगैरह में बदलाव की कोई घोषणा नहीं की गई है। तो जो पुराना रेपो रेट था वही वर्तमान समय में चल रहा है। तो वर्तमान समय का रेपो रेट 6.5 है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, और एसडीएफ 6.25% है। अगला है नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक, शासी परिषद मींस गवर्निंग परिषद। इसका थीम क्या रखा गया है? विकसित भारत @2047 2047। ठीक है, तो विकसित भारत @2047 नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की थीम थी। इसमें 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया, $30 ट्रिलियन। ठीक है, हाल ही में नेपाल भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करने पर सहमत हुआ है। पहले चरण में बिहार व हरियाणा के लिए 251 मेगावाट निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 1000 मेगावाट बिजली आयात करने पर सहमति बनाई है, या फिर ऐसे समझौते किए हैं जिससे भारत को 1000 मेगावाट की बिजली प्राप्त हो? तो वह देश कौन सा है? नेपाल है। अगला में सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट का नाम है वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023। काफी महत्वपूर्ण है, आपसे रिपोर्ट का ही नाम पूछा जा सकता है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। ठीक है, वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? सांख्यिकी एंड कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। इसमें कहा गया है कि 2026 में भारत की आबादी 2036 में भारत की आबादी 152.2 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, और इस आबादी में 48.8% आबादी महिलाओं की होगी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है सवाल कि हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक भारत की आबादी कितना पहुंचने की संभावना है? तो
152.2 करोड़ आबादी पहुंच जाएगी, जिनमें से लगभग 49% जो आबादी होगी वह महिलाओं की होंगी। लिंगानुपात 952 रहने की संभावना है। ठीक है, साक्षरता के साथ प्रजनन दर में गिरावट देखने को मिल रही है, यह रिपोर्ट की महत्वपूर्ण खासियत है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि लड़का और लड़की, मेल और फीमेल के बीच जो शिशु मृत्यु दर है वह शिशु मृत्यु दर में भी अंतर देखने को मिल रहा है। लड़का और लड़की के बीच शिशु मृत्यु दर में गैप जो है वह बहुत हद तक कम रहा है। 2020 में 1000 में 28 था रेशियो, 2015 में 1000 में 23 हो गया। ठीक है, सॉरी 2015 में 1000 में 43 था, 2020 में घटकर 28 हो गया। ठीक है, यानी कि 2015 में जो 1000 शिशु में से 43 शिशु, जीवित जन्म लेने वाले 1000 शिशुओं में से 43 शिशुओं की डेथ होती थी, 2015 में वह 2020 में घटकर हो गया है 43 से घटकर 28 पर पहुंच गया। ठीक है, महिला श्रम बल भागीदारी में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, 23.3% से बढ़कर 37% हो गई है। इसके अलावा वर्तमान समय के लगभग आधे स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा संचालित हो रहे हैं। 47.6% स्टार्टअप जो है वर्तमान समय की वह महिलाओं के द्वारा संचालित है। और ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो वर्ल्ड में स्टार्टअप सबसे ज़्यादा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप फर्स्ट नंबर पे है यूएसए, और दूसरे नंबर पर स्टार्टअप के दृष्टिकोण से है चाइना, और थर्ड नंबर पर आता है स्टार्टअप के दृष्टिकोण से इंडिया। ठीक है, अगला है 2024 की पहली छमाही में यूएसए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है। पहला छमाही यानी कि जनवरी से लेकर जून 2024 तक। ठीक है, यही है 2024 का पहला छमाही। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया और यूएसए के बीच द्विपक्षीय व्यापार 62.5 अरब डॉलर का हुआ है, और वहीं इंडिया और चाइना के बीच 58.6 अरब डॉलर का। ठीक है, तो चाइना को पीछे छोड़ते हुए यूएसए जो है वह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। यह रिपोर्ट है 2024 की पहली छमाही की रिपोर्ट। अगला है 24-25 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर या एनएसओ का रिपोर्ट है। ठीक है, 2024-25 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, स्थिर मूल्यों पर जीडीपी 43.36 लाख करोड़ है, और ये डेटा काफी महत्वपूर्ण है। जीडीपी हमने बताया 6.7%, लेकिन अगर आप प्राथमिक क्षेत्र का विकास दर क्या रहा तो 2.7%, द्वितीय क्षेत्र में 8.4% और तृतीय क्षेत्र में 7.2% और ओवरऑल 6.7%। देखिए, जो लास्ट के 3-4 महीने का जो इकोनॉमिक सेक्शन है उसे काफी अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि यही डेटा इकोनॉमी का आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। फरवरी मार्च महीने में जो हमने इकोनॉमी का डेटा डिस्कस किया था वे सभी पुराने हो चुके होंगे। ठीक है, लेकिन अब जो डेटा रिलीज हो रही है, जैसे 2024 की पहली छमाही की रिपोर्ट हो गई या फिर 24-25 की पहली तिमाही का रिपोर्ट हो गया, तो ये सभी डेटा बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें 6.7% जीडीपी ग्रोथ रेट रहा, प्राथमिक क्षेत्र में 2.7%, द्वितीय 8.4% और तृतीय क्षेत्र में 7.2%। अब नई नियुक्तियां को हम लोग देखते हैं। शंकर शर्मा भारत में नेपाल के नए राजदूत पुनर्नियुक्त हुए हैं। पहले से भी राजदूत हैं भारत में नेपाल के, और फिर से इन्हीं को बनाया गया है। तो शंकर शर्मा भारत में नेपाल के राजदूत बने। मनोज मित्तल सिडबी के नए चेयरमैन बने हैं। पी हरीश, काफी महत्वपूर्ण है पी हरीश यूएन के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। ठीक है, तो पी हरीश यूएन के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने। यूपीएससी की नई अध्यक्ष प्रीति सुदन बनी है। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी और सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने? राजविंदर सिंह भट्टी। नए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को बनाया गया है। नए गृह सचिव गोविंद मोहन बने हैं, और नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को बनाया गया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर आर्मी मेडिकल सर्विस की महानिदेशक बनी है, और इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर आर्मी मेडिकल सर्विस की महानिदेशक हाल ही में बनाई गई है, और इस पद पर नियुक्त होने वाली यह पहली महिला बनी है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है साधना सक्सेना नायर।
अब आइए 9 राज्यों में नए राज्यपाल बनाया गया, ठीक है। 6 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त हुए और 3 राज्यों के राज्यपाल का ट्रांसफर किया गया है एक से दूसरे जगह में, ठीक है। झारखंड के नए राज्यपाल संतोष गंगवार, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रमेन डेका, असम के नए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, राजस्थान के नए राज्यपाल बने हैं हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, तेलंगाना के नए राज्यपाल बने हैं विष्णुदेव वर्मा, सिक्किम के नए राज्यपाल बने ओम प्रकाश माथुर, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन, पंजाब के नए राज्यपाल बने हैं गुलाबचंद कटारिया और पुडुचेरी के नए राज्यपाल बने हैं के कैलाश नाथन, ठीक है। आप लोग इनका नाम याद करेंगे, कोई कीवर्ड के साथ आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि बीपीएससी में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, राज्यपाल की नई नियुक्तियों से संबंधित सवाल। तो इन 9 का नाम आप लोग याद रखेंगे, कौन कहां पे बना। फिर से एक बार देख लीजिए, झारखंड संतोष गंगवार, छत्तीसगढ़ रमेन डेका, असम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, राजस्थान हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, तेलंगाना विष्णुदेव वर्मा, सिक्किम ओम प्रकाश माथुर, महाराष्ट्र सीपी राधाकृष्णन, पंजाब गुलाबचंद कटारिया और पुडुचेरी के नए राज्यपाल कौन बने हैं के कैलाश नाथन। अब आइए 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है अट्टम को। अट्टम एक मलयालम फिल्म है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड सूरज आर बड़जात्या को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, अभिनेत्री नित्या मेनन और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, गुलमोहर को दिया गया, ठीक है। तो 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आप लोग याद रखेंगे। अगला है सिएटल क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2024 का, ठीक है। तो सिएटल क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2024, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को, सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर का विराट कोहली को, सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना और सर्वश्रेष्ठ महिला गेंदबाज दीप्ति शर्मा को, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, सिएटल क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2024। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने सुधा रघुरामन को गंधर्व पुरस्कार प्रदान किया है। तो गंधर्व पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, मध्य प्रदेश के द्वारा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गंधर्व पुरस्कार किसे प्रदान किया है, तो सुधा रघुरामन को प्रदान किया है, ठीक है। अर्थ ओवरशूट डे 2024 में कब मनाया गया अर्थ ओवरशूट डे, तो 1 अगस्त को मनाया गया है अर्थ ओवरशूट डे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया और यह पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, ठीक है। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की खुशी में मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है इस वर्ष, इसीलिए महत्वपूर्ण है अंतरिक्ष दिवस। अगला है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में देखेंगे तो खान क्वेस्ट युद्धाभ्यास बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जिसकी मेजबानी मंगोलिया के द्वारा की गई। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जिसकी मेजबानी इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई है। तमिलनाडु और जोधपुर में इसका 2 चरण संपन्न हुआ, एक चरण तमिलनाडु में और दूसरा जोधपुर में, ठीक है। उदार शक्ति युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया के बीच, मेजबानी मलेशिया के द्वारा किया गया। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच, जिसकी मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की गई। आईसीसी के महिलाओं के 9वें T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 3 से 20 अक्टूबर के बीच में यूएई में किया जाएगा। पहले इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाना था, लेकिन बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद वहां पे अस्थिरता का काफी ज्यादा माहौल है तख्ता पलट होने के बाद, तो इसकी वजह से अब इसका आयोजन यूएई में किया जाएगा। तो आईसीसी के महिलाओं के 9वें T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 3 से 20 अक्टूबर के बीच में यूएई में किया जाएगा। आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने, जय शाह, ग्रेग बर्कले का इन्होंने स्थान लिया है आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह, ठीक है। अब आइए जो काफी महत्वपूर्ण है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर संपन्न हुआ, पेरिस में, और पहला बार ऐसा हुआ है कि जब इसका उद्घाटन समारोह किसी नदी के किनारे किया गया, और वह नदी कौन सा है, सीन नदी। सर्वाधिक पदक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में यूएसए ने जीता। यूएसए ने टोटल 126 पदक जीते हैं, 40, 44 और 42, ठीक है। यहां पर हमने लिख दिया है गोल्ड, इसके बाद आता है सिल्वर, इसके बाद आता है कॉपर, ठीक है। आप लोग इसे देख लेंगे। चाइना दूसरे नंबर पे है 91 पदक के साथ, इसे भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो सर्वाधिक पदक नंबर 1 पे यूएसए और नंबर 2 पे चाइना। अगर भारत का देखेंगे तो भारत ने टोटल 6 पदक प्राप्त किया है। पिछले बार भारत को 7 पदक मिले थे, लेकिन इस बार भारत को 6 पदक मिले हैं और भारत 71वें रैंक पर रहा है, ठीक है। जो 6 पदक प्राप्त हुआ उनमें से
रजत पदक जो है नीरज चोपड़ा को मिला है, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक, ठीक है। तो रजत पदक नीरज चोपड़ा को मिला है जेवलिन थ्रो में, 5 कांस्य पदक आए मनु भाकर को निशानेबाजी में, 10 मीटर निशानेबाजी में मनु भाकर और सरबजोत सिंह को 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित श्रेणी में मिला है, स्वप्निल कुसाले को 50 मीटर एयर राइफल थ्रो में मिला है, अमन सहरावत को कुश्ती में मिला है 57 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती, पुरुष हॉकी टीम को मिला है कांस्य पदक, किसने जर्मनी को हराया, ठीक है। तो 5 कांस्य पदक मिल गए हैं इंडिया को ओलंपिक में 5 कांस्य पदक मिले और 1 रजत पदक मिला नीरज चोपड़ा को। 5 कांस्य पदक में मनु भाकर प्लस सरबजोत मिश्रित श्रेणी में, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत और पुरुष हॉकी टीम को, ठीक है। निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने के साथ साथ एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी मनु भाकर बनी है। तो काफी महत्वपूर्ण है मनु भाकर, ठीक है। ओलंपिक से संबंधित और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर देखते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत, ठीक है। ओलंपिक खेलों में भारत ने अब तक कुल मिलाकर 41 पदक अभी तक का टोटल 41 पदक भारत ने जीते हैं, ठीक है, जिनमें पेरिस ओलंपिक के 6 और पिछले बार टोक्यो ओलंपिक के 7 पदक भी शामिल हैं। भारत ने इन 41 पदक में सबसे ज़्यादा 13 पदक जीते हैं हॉकी में और 8 कुश्ती में जीते हैं, ठीक है। भारत ने अब तक सबसे ज़्यादा 7 पदक जीता है 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो पिछली बार हुआ था। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत का उसी में रहा है। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक काफी महत्वपूर्ण है। ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले नॉर्मन पिचार्ड थे, जिन्होंने 1900 के पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में 2 रजत पदक हासिल किए थे, ठीक है। तो ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाला भारतीय कौन था? नॉर्मन पिचार्ड, इन्होंने एथलेटिक्स में जीता था, ठीक है। स्वतंत्र भारत में ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे केडी जाधव, स्वतंत्र भारत में इन्होंने जीता था। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में जीता था और ऐसा दूसरा स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने पिछली बार 2020 टोक्यो ओलंपिक में जीता था, ठीक है। अभी तक का यह प्रदर्शन दिया गया है, तो सारे प्रदर्शन हमें याद नहीं करना है, केवल पहला वाला देख लीजिए। 1900 में पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। नॉर्मन पिचार्ड ने अभी हमने ऊपर बताया एथलेटिक्स में 2 पदक किसने जीते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी तक का पूरा प्रदर्शन है। आप लोग इच्छुक हो तो आप लोग इसे देख सकते हैं, इसीलिए हमने इसे स्कैन करके लगा दिया है यहाँ पे। जो पेड नोट्स जिन्होंने खरीदा है उन सभी को ये पूरी PDF दी जाएगी, ठीक है। 2024 में देखिए 1 रजत 5 कांस्य और यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। अब आइए उद्घाटन समारोह अगर ओलंपिक में देखेंगे तो उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई शरद कमल और PV सिंधु के द्वारा किया गया और समापन समारोह में मनु भाकर और PR श्रीजेश के द्वारा किया गया है। शुभंकर फ्रीज है और मोटो इसका गेम्स वाइड ओपन इसका मोटो था, ठीक है। तो यह हो गया ओलंपिक से संबंधित 33वां ओलंपिक के बारे में सारी जानकारी। हाल ही में भारतीय रेडियो खगोलविदों के नेतृत्व वाली टीम ने 150 मेगाहर्ट्ज पर 34 नए विशाल रेडियो स्रोतों की खोज की है। यह खोज पुणे के पास अवस्थित विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके की गई है। तो साइंस एंड टेक सेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुल्ला पेरियार बांध विवाद खबरों में रहा है। तो बताइए पेरियार बांध किस नदी पर है? तो यह पेरियार बांध जो है वह पेरियार नदी पर है। हाल ही में किस देश ने 11 नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में चाइना ने 11 नए परमाणु रिएक्टर के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? तो बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई है उसके पीछे सेंट मार्टिन द्वीप को वजह माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वह बांग्लादेश पर इस द्वीप को प्राप्त करने के लिए काफी दबाव बना रहा था। बांग्लादेश ने इस द्वीप को अमेरिका को देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने वहां पर इंटरफ्रेंस करके वहां पर अस्थिरता उत्पन्न की है। हालांकि अमेरिका के द्वारा इस पर कोई वैसी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो यह काफी न्यूज में रहा है, तो आपको इसकी मैप पे अवस्थिति भी देख लेना है। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने अक्टूबर महीने की प्रतियोगिता
प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया है। इसके पूर्व में हमने प्रत्येक महीने की प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये सभी वीडियो जो है 70वीं बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, स्पेशली अक्टूबर महीने का, नवंबर महीने का, सितंबर महीने का, ये जो 3-4 महीने का वीडियो है काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे कई बार देखें, जब तक आपको सारे कंटेंट याद नहीं हो जाए तब तक आप लोग इसे देखते रहें। इसका अगर पीडीएफ नोट्स आपको परचेज करना हो तो आप लोग RS99 का पेमेंट करें 9870564701। प्रणय कुमार के नाम से अकाउंट है, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम कहीं पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप 99 का पेमेंट करने के पश्चात इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भी आप अपने पेमेंट का व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट भी भेज दें। आपको थोड़ी देर में मैसेज भेज दिया जाएगा, सारे पीडीएफ आपको कंपाइल करके वहां पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप @ISP सेंटर, वहां पर डेली न्यूज़पेपर का कटिंग शेयर किया जाता है, जो कि किसी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, न सिर्फ 70वीं बीपीएससी बल्कि किसी भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।